Hello students and welcome back to my YouTube channel. So all of you know by now that the class 12 board exams are cancelled. तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग खुश तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे परेशान भी है कि क्या होगा आगे एंड उनका रिजल्ट्स किस बेसिस पे आएगा. ऑफ कोर्स जो ब्राइट स्टूडेंट्स है वो बहुत ही परेशान है एंड यस ऑफ कोर्स रिजल्ट्स को लेके बहुत टेंशन भी होगा सबको. फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर होगा, फ्रेंड्स लोग घबराए हुए हैं, सब कोई टेंशन में है ऑफ कोर्स. लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम और कर भी क्या सकते हैं. ये जो कोरोना का महामारी चल रहा है ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया है अभी तक. सो ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट को फेवर करना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे. सो 10th के बोर्ड्स भी पहले कैंसिल हो चुके थे एंड अब 12th के भी कैंसिल हो चुके हैं. तो इसको लेके और ज़्यादा डिस्कशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा एंड वी शुड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर. हमें रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स उसके आगे का क्या, हम फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें आगे जाके क्या करना है. सो मेरे ख्याल से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, लाइक जैसे कोई नीट हो गया, जेई हो गया, जिसके लिए भी कोई प्रिपेयर करना चाह रहा है, सो दे शुड कंटिन्यू देयर प्रिपरेशंस एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के लिए उन्हें ज़रूर ट्राई करना ही चाहिए. सो उसी के लिए मैं आज से एक नया सीरीज़ भी शुरू करने जा रहा हूँ. आई थिंक जो आपके लिए नीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा योगदान दे पाऊँगा, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दे पाऊँगा. एंड मैं पहले तो नीट के लिए जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दूँ. सो बेसिकली बायोलॉजी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 90. सो टोटल क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी कमिंग इन द नीट एग्जाम is 90. Each carries 4 marks. So a total sum of 360 marks is of biology. Okay. तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में एंड each question carries 4 marks, so total marks becomes 360. Okay. And बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि 12th का वेटेज ज़्यादा होता है, 11th का कम होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज इज गिवन टू योर 11th बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी. ओके. 11th एंड 12th बायोलॉजी का इक्वल वेटेज ही रहता है. लगभग 55 to 45 रेशियो होता है. 11th का 55% आता है एंड 12th का 45, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ऐसा कुछ है नहीं कि कम ज़्यादा भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है. ओके. सो चैप्टर वाइज या फिर यूनिट वाइज मैं आप लोग को बता दूँ. 11th की बुक में हमारे 5 यूनिट्स रहते हैं एंड 12th की बुक में 5 यूनिट्स रहते हैं. ओके. बेसिकली फॉर नीट प्रिपरेशन आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो थ्रू द एनसीईआरटी थॉरोली. अगर हम लोग एनसीईआरटी को थॉरोली प्रिपेयर करते हैं तो उसी में हमारा सारा मैक्सिमम 75 to 80% प्रिपरेशन उसी में हो जाता है. उसके बाद जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमें गेन करना होता है नॉलेज, वो हम किसी भी अच्छे रेफरेंस से गेन कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी रेफरेंस ख़राब होती है. कोई भी किसी भी रेफरेंस को हम फॉलो करके वो नॉलेज हम ले सकते हैं एंड ईजीली हम लोग नीट में क्रैक कर सकते हैं. ओके. कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं. सो देखते हैं वेटेज कितना है. फॉर द यूनिट 1 11th का फर्स्ट यूनिट जो होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का वेटेज है 14% का. देन सेकेंड यूनिट जो है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का वेटेज है 9%. देन थर्ड यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो है उसका वेटेज है सिर्फ 5%. फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज आता है 6%. यस, कंपेयर टू एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत कम वेटेज आता है. एनिमल फिजियोलॉजी का वेटेज है 20%. ये हो गया 11th का बायोलॉजी का पार्ट.
एंड ट्वेल्थ के भी ऐसे ही 5 यूनिट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट यूनिट, उसका 9% है वेटेज। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसका 18% है। सी इट इज द हाईएस्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स एनिमल फिजियोलॉजी, सॉरी इट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का लगभग इक्वल वेटेज आता है। एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज द लिस्ट। बायोटेक्नोलॉजी का जो 2 चैप्टर्स है उसमें से सिर्फ 3% वेटेज आता है। नेक्स्ट, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी बहुत कम वेटेज है, ओनली 4%। एंड इकोलॉजी, जो लास्ट यूनिट है क्लास 12 के बायोलॉजी का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसका उसका है 12% वेटेज। सो ये जो वेटेजेस है ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये अप्रोक्स ही माना जाना चाहिए, लगभग इतना ही आता है, बट ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का 20% है तो 20% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दैट ओनली, दैट्स नॉट पर्टिकुलर, ओके। इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो ऐसा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है हम लोग को। वी नीड टू जस्ट प्रिपेयर वेरी वेल फॉर ईच एंड एवरी यूनिट्स, ओके। सो आज मैं जो सीरीज शुरू करूँगा दैट विल, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्प करेगा ज़रूर। सो सबसे पहले हम लोग द लिविंग वर्ल्ड, जो पहला चैप्टर है क्लास 11th के बायोलॉजी का, हम वहाँ से शुरू करेंगे और आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स नाउ। सबसे पहला जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसका सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वो डिटेल्स दे सकूं जो उस चैप्टर में आप लोगों को मिलना चाहिए और जो कि आप लोग को नीट प्रिपरेशन में फुल हेल्प करेगा, ओके। एंड इस सीरीज में हम ऐसा भी करेंगे कि हर चैप्टर के एंड के बाद एक प्रॉपर डिस्कशन रखेंगे, एक प्रॉपर क्वेश्चंस के पैटर्न जो है, जो भी नीट में आते हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके रिलेटेड सारे जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करवाएंगे, ओके। सो चैप्टर वाइज हम लोग एक एक चैप्टर को कवर करने के बाद ये कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ द लिविंग वर्ल्ड। सो व्हाट इज लिविंग? लाइफ इज एक्चुअली व्हाट? हम लोग क्या मानते हैं? कुछ होता है लिविंग होता है, कुछ होता है नॉन लिविंग होता है। व्हाट इज एक्चुअली लिविंग? सो लाइफ जो है इट इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लाइक वी ऑल नो दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑल्सो अकर्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, ओके। द केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो होता है वो भी कहता है कि सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बने थे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंड वहाँ से ही फिर सिंपल सेलुलर, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स बने थे, एंड देन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये हम कह सकते हैं कि लाइफ इज अ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ molecules that will express itself, okay. So it will express itself through chemical reactions, okay. chemical reactions के थ्रू वो जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, and that reactions will lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction, ओके। सो वो जो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स है, जो मॉलिक्यूल्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके थ्रू से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट विल लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ओके। एंड these are also some of the basic characteristics जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, ओके। सो जो ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ एग्जिबिट किया, जो ऑब्जेक्ट डेवलप हो रहा है, जो रेस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है,
ये जितने भी कैरेक्टर्स है जो भी शो करता है, हम लोग उन्हें कहते हैं, वी आर डेजिग्नेटिंग देम एज द लिविंग बींग्स. ओके, सो वी आर डेजिग्नेटिंग देम एज द लिविंग बींग्स. एंड हम ऐसा भी कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें एग्जिबिट नहीं कर पाता है ऑल एट अ टाइम, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ओके, तो कोई एक सिंगल ट्रेट अगर मैं इनमें से देखूँ, ग्रोथ खाली ले लूँ या डेवलपमेंट खाली ले लूँ, तो उसको लेके मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग या नॉन लिविंग है. ओके, सो मुझे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करना पड़ता है. ओके, सो उनका खुद का ऑन स्पेसिफिक फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. देन बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स द लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लाइक ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, काउस हो गए, कुछ भी है, कैटल हो गया, बर्ड्स हो गया, फंगाई हो गया, कुछ भी. छोटा सा बैक्टीरिया से लेके हम लोग बड़े ह्यूमन बींग्स तक को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स. ओके, सो एक स्पेसिफिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है. हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये चीज़ देखने को मिलता है. लाइक फॉर दिस एग्जांपल, ये बोर्ड ले लीजिए, ये मार्कर पेन ले लीजिए, इन सब का भी एक पर्टिकुलर शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है ना. तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि कोई भी एक सिंगल ट्रेट को हम लोग नहीं जज करेंगे टू कंसिडर एनी ऑर्गेनिज्म एज लिविंग और नॉन लिविंग. इसीलिए हमेशा देयर विल बी अ नंबर ऑफ ट्रेट्स or a combination of traits, okay, that will be distinguishing a living from a non living. हम लोग एक number of traits को examine करेंगे simultaneously to differentiate livings from non livings. okay, so हम लोग जानते हैं कुछ characteristics of living beings. first of all, सबसे पहले हम कुछ characteristics देखते हैं जो कि living beings exhibit करते हैं, जो कि living beings show करते हैं. okay, characteristics. First of all, the cellular structure. सेलुलर स्ट्रक्चर ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है लिविंग बींग्स का. ओके, लिविंग बींग्स का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे होगा, लाइक हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी होता है जो कि एक या ज़्यादा सेल्स से बनता है. या वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, हम सब सेल्स से बने हुए हैं, राइट. सो द सेल्स आर ऑल्सो देन मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म. यू नो, प्रोटोप्लाज्म इज द टर्म दैट डिफाइंस द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ओके, सेल के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कंबाइनली टुगेदर, हम उससे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. सो सेल्स से हम लोग बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अल्टीमेटली सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिनको पॉपुलरली हम लोग सेल का लिविंग मैटर या लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं. सो दैट कंपोजिशन ऑफ द लिविंग मैटर और दैट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज नोन टू अस. ओके, फिर भी हम लोग ये क्या बोलते हैं, वी आर नॉट येट बीन एबल टू क्रिएट प्रोटोप्लाज्म. ओके, क्योंकि क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है बायोमोलिक्यूल्स का, ओके, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. सो उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है कि हम लोग एक आर्टिफिशियल प्रोटोप्लाज्म बना सके. बट येस, हम लोग लिविंग रिएक्शंस को बॉडी के बाहर या सेल के बाहर में कंडक्ट करवा सकते हैं, इन विट्रो करवा सकते हैं, बट एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म को क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो प्रोटोप्लाज्म और जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिस बनता है टू कंसिडर एनीबॉडी एज लिविंग. ओके, एंड जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर स्ट्रक्चर या प्रोटोप्लाज्म ना हो उसे हम लोग नॉन लिविंग कह सकते हैं. सो द सेकेंड वन ऑफ देम इज metabolism, another important characteristic. मेटाबॉलिज्म, ये टर्म हम लोग बहुत बार यूज करते हैं. ओके, लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सबके बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, राइट. किसी भी लिविंग बॉडी में देयर विल बी अकरिंग थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑल एट अ टाइम. सो the sum total of all the chemical reactions that are occurring in an organism, okay,
sum total of all the chemical reactions that are occurring within a living organism. Okay, कोई भी organism में जितने भी total chemical reactions हो रहे हैं and that will be called as metabolism. और ये reactions क्यों होते हैं? Due to specific interactions among the different types of molecules. यहाँ पर भी हमारे biomolecules involved है. Okay, specific type of biomolecules, they will interact specifically among themselves or with different types of molecules. Then that will be all occurring within the interior of the cell. Okay, inside the cell all these things is happening inside the cell only. Then that sum total of chemical reactions will be called as metabolism. Okay, so metabolism is another defining property of living beings, because all the activities that are going on within the living organisms are the activity or the sum total of activities of the cells. एंड सेल्स के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हम उन्हें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट, जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, ओके, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पॉसिबल है दैट इज ड्यू टू ओनली मेटाबॉलिज्म. ओके, सो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मैं कहूँगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट शो मेटाबॉलिज्म. लेकिन हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग, जैसे मैंने बोला, बॉडी के बाहर कैरी करवा सकते हैं विद इन अ सेल फ्री सिस्टम. एक सेल फ्री सिस्टम हम लोग बॉडी के बाहर क्रिएट करके उसमें हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं. तो उन रिएक्शंस को हम तो नाइदर लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं. ओके, दे आर द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि इन विट्रो करवाए जाते हैं. ओके, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरली जो सेल्स में होना चाहिए उसे हम सेल के बाहर करवा रहे हैं, लेबोरेटरी में करवा सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन विट्रो, जो बॉडी के बाहर या जो सेल्स के बाहर हो रहा है, इन विट्रो. एंड ऑल्सो दे कुड बी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बट ऑफ कोर्स दे आर इन्वॉल्विंग ऑल्सो बायोकेमिकल्स. वो बायोकेमिकल्स के इन्वॉल्वमेंट से हम लोग कर सकते हैं बॉडी के बाहर, बट ऑफ कोर्स दे आर लिविंग रिएक्शंस अकरिंग आउटसाइड द लिविंग बॉडी. ओके, लिविंग बॉडी के बाहर जाके वो होते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं. सो दे विल बी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, लिविंग रिएक्शंस, बट दे विल बी अकरिंग आउटसाइड द बॉडी. ओके, then metabolism can be of two kinds based on what kind of reactions are going on in metabolism. Like the first one is anabolism. Anabolism includes all the building up reactions. Okay, building up reactions और फॉर्मेशन रिएक्शंस या सिंथेसिस रिएक्शंस जिसे बोल सकते हैं. तो इसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ बनते रहता है. ओके, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. सो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ जितने भी सारे सिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर में या सेल्स के अंदर में. सो इट विल सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वंस. जैसे कि एग्जांपल हो गया सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब हम लोग प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है, सो दे यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म द ग्लूकोज विच इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. ओके, सो दैट इज an example of a synthesis reactions या anabolic reactions which is photosynthesis. Then formation of starch from glucose, then production of proteins from amino acids, lipids का बनना from fatty acids and alcohols. All these are examples of anabolic reactions or anabolism. Okay, so in all these reactions energy is stored in the process. Okay, energy is stored in the process as potential energy. Okay, so potential energy के फॉर्म में एनर्जी इन सारे प्रोसेसेस में स्टोर्ड होकर रहता है. And the other form of metabolism is the catabolism. Catabolism includes the breakdown reactions.
That is why it is called as destructive metabolism. So it will be called as destructive metabolism because इसमें break down हो रहा है कुछ भी. Okay. So इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सच रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म. In this case, the potential energy present in the complex substances will be converted into kinetic energy. Okay, it will be converted into kinetic energy. Yeah. So इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है लाइक एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस था एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट रिएक्शंस यानी कि रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म, बिकॉज कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होता है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. ओके, सो दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सो वन थिंग टू रिमेंबर हियर एंड नोट इट डाउन दैट एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस रिएक्शंस या बिल्डअप रिएक्शंस, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस हो गया. कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन रिएक्शंस जिसमें एग्जाम्पल जाएगा रेस्पिरेशन का. एंड वन मोर थिंग, एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं एंड कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं. ओके, सो दिस आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे. Third one is the growth. Okay, growth. ग्रोथ को माना जाता है कि इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ओके, एंड अनदर थिंग, इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, इरिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना मास बढ़ाता है, दैट इज ड्यू टू सेल डिवीजन ओनली. एंड जो प्लांट्स होते हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ. थ्रू आउट देयर लाइफ दे कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देयर. ओके, उनके प्लांट के बॉडी में मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं. ओके, जहाँ पे सेल डिविजन्स रेगुलरली होते ही रहते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स लोग कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. एनिमल्स में हालांकि क्या होता है, ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद आके रुक जाता है, जिसके बाद क्या होता है ओनली तभी सेल डिवाइड होते हैं जब हमें कुछ रिप्लेस करना हो, लाइक कुछ वॉर्न टिश्यूज हो गए, लॉस्ट सेल्स हो गए, उनको रिप्लेस करने के लिए जब हम लोग डिवीजन करते हैं. अदरवाइज आवर सेल्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर अ पर्टिकुलर एज. ओके, सो देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड देन देयर आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं. हाउ व्हाट हैपेंस, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब वो लोग सिंगल सेल के ही है, सो व्हेन दे जस्ट डिवाइड दे विल डिवाइड इनटू टू. ओके, सो एक ही ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं सिंपली बाय सेल डिवीजन. बट बिफोर दैट व्हाट हैपेंस, द सेल नीड्स टू गेट मैच्योर्ड बिफोर डिवीजन, है ना. तो एक सेल जब डिवाइड होके दो छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उस छोटे सेल में साइटोप्लाज्मिक मास इंक्रीज होता है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोथ. एंड देन व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग इनटू टू, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोथ. ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ओके, वन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द मास एंड वन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर. मास इंक्रीज कब हुआ, जब वो सेल साइज में ग्रो कर रहा था, that is what when it was preparing for division, and जब actual division हुआ तब उसका number increase हुआ. Okay, so in this way growth could have two characteristics. So cell division actually it is also a mode of reproduction in case of unicellular organisms. Okay, so cell division is also the mode of reproduction in case of unicellular organisms. And higher animals में जो कि मल्टीसेलुलर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. यहाँ पर जैसे हमने देखा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लगभग सेम, बट यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे कुड बी कंसिडर्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स.
Now, what do we mean by mutually exclusive events? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि आइदर ग्रोथ हो सकता है एट ए टाइम या तो फिर रिप्रोडक्शन हो सकता है एट ए टाइम, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, राइट? लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग पहले जब जाइगोट फॉर्म में रहते हैं तो फिर एम्ब्रियो बनते हैं, देन वी ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, we reach our puberty, then only we are considered to be sexually mature, and then only we get able to reproduce ourselves, right? So that's why we consider that growth and reproduction in multicellular organisms are mutually exclusive events, जो कि एक साथ नहीं हो सकते, एक के बाद एक ही हो पाएंगे. ओके, ये तो हो गया एक्सटर्नल ग्रोथ की बात हमने कर ली. नाउ वी विल बी कंसिडरिंग द इंटरनल ग्रोथ, लाइक ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी. जो हमने बोला कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होने के पहले अपना मास इंक्रीज करते हैं, सेल का साइज बड़ा होता है, दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रोथ. ओके, सच अ मेथड इज कॉल्ड इंटरसेप्शन. ओके, such a method is called intersusception. यहाँ पे इंटस का मतलब होता है विद इन, ओके, विद इन, एंड ससिप्योर का मतलब होता है टू रिसीव. ससिप्योर मीन्स टू रिसीव. ओके, so this both the words combinedly they mean that इंटरनली हम लोग का मास इंक्रीज हो रहा है बाय रिसीविंग, बाय गेनिंग समथिंग. ओके, जैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक डेड ऑर्गेनिज्म को, दे डू नॉट ग्रो, दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ ग्रोथ. ओके, सो लेकिन क्या होता है, सम नॉन लिविंग आर्टिकल्स अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, स्टोन्स, जब छोटे छोटे पत्थर मिलके बड़ा पत्थर बन जाते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, देन क्रिस्टल्स अपना साइज बड़ा कर सकते हैं. ओके, so these are some of the non-living organisms which are growing in size. So in due to the addition of similar materials, like पत्थर के चारों तरफ similar materials add होते होते जाएंगे उनके outer surface में, so they will grow in size. That process is called as accretion. Okay, that's called as accretion. Accretion means to increase in mass. Okay, so living beings में क्या होता है, growth जो होता है, that will be producing substances that will be of two types, like protoplasmic and apoplasmic. Okay, protoplasmic and apoplasmic. जो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें लिविंग मैटर होता है, जैसे हमने बोला कि सेल के लिविंग कंपोनेंट्स को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, सो दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. And that will include the matters like the cytoplasm of the cell and the nucleus. Okay, but the apoplasmic substances they will be including the non-living materials formed by the cells, जो कि बाद में later में हम लोग का टिश्यू के कंपोनेंट बन सकते हैं. Okay, so apoplasmic will include the non-living and protoplasmic will include the living substances. Okay, so yes, this is all about the growth. लाइक एपोप्लाज्मिक में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सेल वॉल का, एंड द फाइबर्स जो कनेक्टिव टिश्यू के हिस्से होते हैं बाद में बनते हैं, हमारा बोन और कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, एंड प्रोटोप्लाज्मिक में हमारा सेल साइटोप्लाज्म के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ. ओके, नाउ अनदर important characteristics is the reproduction. So what do we mean by reproduction? It is the formation of new individuals of similar kind. Okay, we also know from the cell theory that always the life arises from pre-existing life, like हम बोलते हैं ना, cells arise from pre-existing cells. Okay, so similarly reproduction is a formation of new individuals of the similar kind from the existing individuals only. Okay, though reproduction is not essential for survival of the individuals, but it is required for the continuation of a species. Okay,
एक पॉपुलेशन को परपेचुएट करने के लिए कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती ही है. ओके. एंड एबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन डेवलप्स व्हेन यंग इंडिविजुअल बिकम्स मैच्योर. ओके. एक मैच्योरिटी लेवल अटेंड करना ज़रूरी होता है, देन ओनली a living organism can reproduce. Okay, so reproduction is of two types, everybody knows this: asexual and sexual. Okay, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is basically uniparental, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसमें. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल, उसमें टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड, that two of opposite sex. Okay, so in asexual reproductions, formation of new individuals, each from specialized or unspecialized parts of the organism. Okay, वो जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें उसके जो स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं उसमें से नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं. एंड हियर इट कुड बी विद और विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऑफ द गैमेट्स. सो गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स. ओके, सो इसमें हम लोग स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं, बाइनरी फिजन देख सकते हैं, मल्टीपल फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन. ओके, these are all some different kinds of methods of asexual reproduction. But sexual reproduction, since it is biparental, it will involve the formation and fusion of gametes. Definitely यहाँ पे formation भी होगा and fusion भी definitely होगा gametes का. Okay, so this is sexual reproduction. And the fusion product, it will becoming a zygote. Okay, so zygote is the result of sexual reproduction in organisms. Unicellular organisms, जैसे कि हमने पहले भी बोला, they will grow and then reproduce because उनका जो growth and reproduction है वो synonyms की तरह यूज़ किया जा सकता है. लाइक क्या होता है जब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करके बस जस्ट डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को, तो एक से दो हो जाते हैं, लाइक दैट अमोइबा. ओके, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स हियर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर टोटली स्टेराइल. ओके, मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स फर्दर. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, then the drones in honeybees. Okay, these are some examples जो कि infertile individuals होते हैं. Okay, they will not be able to produce fertile individuals anymore. Okay, so reproduction क्या होता है? It is not an essential या inclusive characteristics of living organism, because we can here also see the exceptions like mules हो गए, drones हो गए, they are just exception because they do not reproduce, they cannot reproduce. Okay, but still they are living organisms, so एक exception आ जाता है. So इसलिए हम कह सकते हैं कि reproduction is not at all an inclusive characteristic of living organism. However, no non-living organism has the power to reproduce or replicate. ये भी बात सच है कि कोई non-living organism अपने आप से reproduce तो definitely नहीं ही कर पाएगा. Okay, so yes, definitely that's why reproduction is the characteristics of only living organisms. Okay, so the next characteristics is the consciousness, self-awareness. It is one of the important characteristics. Okay, consciousness, it is the awareness of the surroundings and the response to external stimuli. हम लोग किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को, दैट इज गोइंग अंडर द कॉन्शियसनेस. ओके, एक्सटर्नल स्टिमुली जो हो सकता है दैट कुड बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. वो फिजिकल हो सकता है, दैट कुड बी बायोलॉजिकल, और दैट कुड बी केमिकल. ओके, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एक्सटर्नल स्टिमुली हो सकते हैं.
and the stimuli will be perceived by our sense organs. Okay, हमारे पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं to sense the stimuli. Okay, and accordingly we receive the stimuli and then react to that. Okay, हमारे आँख हो गया, eyes, ears, nose, all these are our sense organs in higher organisms. Yes, the plants, they do not possess any such organs. Okay, उनमें वो उनमें वो सेंस ऑर्गन्स है नहीं, बट फिर भी वो लोग रेस्पॉन्ड करते हैं. ओके, दे डू रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, water, temperature, other pollutants, ये सारी चीज़ों को वो लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं. इवन टू अदर ऑर्गेनिजम्स. ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर पैरासाइट्स होकर रह सकते हैं. ओके, सो ये उन लोग को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं. द प्लांट्स डू रेस्पॉन्ड टू देम. ओके, सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, जैसे हम लोग के प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हो गए, बैक्टीरिया वगैरह, to the most advanced and complex eukaryotes like we, the human beings, we all are able to sense and respond to the environmental factors called as the stimuli. Okay, so organisms जैसे हम लोग हो गए, we can also handle chemicals that enter our bodies, है ना. जैसे हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाते हैं, एंटीजन्स घुस जाते हैं, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट. So we have that ability also. We can also handle some chemicals which enter our bodies, and human beings have an additional faculty of self-consciousness. Okay, human beings are more than enough self-conscious for themselves. Okay, so yes, consciousness is said to be the defining property of living organisms. Okay, but let's consider the example of a patient who is lying in coma. Okay, so कोमा में क्या होता है, हम उस ऑर्गेनिज्म को मशीन्स के ऊपर में सपोर्ट करके रखते हैं. लाइक अलग अलग फंक्शंस के लिए उसके मशीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ पे दीज आर सपोज टू बी एब्सेंट. ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी होते हैं जो कोमा में गए तो जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में वापस आ ही नहीं पाते हैं, एंड दे कैन नाइदर बी कॉल्ड लिविंग नॉर नॉन लिविंग, या डेड भी नहीं कह सकते हैं. बिकॉज क्या है, मशीन्स के थ्रू ही सही उन लोग के लिविंग रिएक्शंस तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, दे आर नॉट स्टॉप्ड. ओके, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग नाइदर डेड. ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोमा में होते हैं उनको हम लिविंग भी नहीं कह सकते हैं कि डेड भी नहीं कह सकते हैं. ओके, so these four are considered to be the most important of the characteristics to be considered anybody as living or non-living. Okay, let's just have a recap of these characters: the cellular structure, metabolism, growth, reproduction, and consciousness. Okay, so besides them there are others such as the organization. Like all organisms, all living beings have an organization. Okay, सारे के सारे लिविंग बींग्स पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अपने आप में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड उस होल ऑर्गेनिज्म का बॉडी को मैनेज करके रखते हैं. ओके, तो एक लिविंग बींग का मल्टीपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलुलर लेवल टू द ऑर्गन सिस्टम लेवल. ओके, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, एंड टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम्स, एंड देन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बॉडी बनता है, राइट. तो ये हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है, एंड ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का प्रॉपर्टीज होता है विच आर नॉट फाउंड इन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. ओके, सो हर लेवल में अपना अपना खुद का प्रॉपर्टीज होता है. जैसे कि एक सेलुलर लेवल में हम लोग देखेंगे तो सेलुलर लेवल पे सारे ऑर्गेनल्स का काम होता है, और हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि दूसरे इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के पास नहीं होता है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, वो एनर्जी जनरेट कर सकता है, लेकिन प्लास्टिड एट द सेम टाइम दे कैन नॉट जनरेट एनर्जी, राइट. तो हर एक लेवल में अपना अपना खुद का अलग अलग फंक्शनिंग है, अपना अपना खुद का अलग अलग प्रॉपर्टीज है. और एक लिविंग सेल जो होता है उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि दूसरे ऑर्गेनल्स में नहीं पाए जा सकते, लाइक दैट. ओके, सिमिलरली a tissue will be able to have a trait which is not found in its constituent cells. जैसे बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके एक टिश्यू बनाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो टिश्यू का फंक्शन है वही उसके सारे सेल्स का फंक्शन हो, राइट.
सो इन दिस वे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है. बिसाइड्स दिस अनदर important characteristics is the energy. All living organisms require energy, right? Living beings को constantly energy की ज़रूरत पड़ती ही है to perform various activities of the body and also to overcome different tendencies, randomness. ये सारी चीज़ों को avoid करने के लिए, overcome करने के लिए हमें energy की ज़रूरत पड़ती है. Okay? The source of energy is basically the food and it is required by ourselves every day. Okay, so food is the basic requirement of our body, of our cells basically. Okay, next thing in a characteristic is homeostasis. Homeostasis. Okay, homeostasis का मतलब होता है it is a favorable internal environment to be sustained. हमारे बॉडी का खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसमें बॉडी के सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे हैं सारे काम, एंड यह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमारा जो बॉडी फंक्शंस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्वाइट डिफरेंट है, राइट? सो इसमें कुछ भी चेंजेस अगर आता है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे अगर कुछ भी चेंजेस आता है सो उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट पे पड़ सकता है लिविंग बींग्स के. And the living beings have their own mechanism to self-regulate the internal environment. Okay, self-regulating internal environment, that is called as homeostasis. Okay, so that will be called as homeostasis is a phenomenon, and it is also present in each cell of the multicellular organism. हर एक सेल में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट इज शोइंग वेरिएशंस, कैरेक्टर्स में चेंजेस लाना. ओके, लिविंग बींग्स के पास वेरिएशंस होते हैं एंड उन्हीं की वजह से वी डू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन. ओके, इवोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस वेरिएशन ओनली. ओके, देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द adaptation. Okay, adaptation का मतलब होता है adaptations actually allow us the organisms to overcome seasonal and other changes in the environment. हम जिस environment में रहते हैं उस हिसाब से adapt करते हैं and अपने characteristics थोड़े बहुत change कर लेते हैं जिसकी वजह से it makes us easier to survive in that changing environment. Okay, एक ऑर्गेनिज्म बेस्ट कंसीडर किया जाएगा अगर वो एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा अडेप्ट करके सरवाइव कर पा रहा है तो. एंड उसके जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है उसको क्या होता है वो तो अपना डेफिनाइट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन दैट विल एनहांस द चांस ऑफ सर्वाइवल एंड एबिलिटी टू सस्टेन द लाइफ इन द एनवायरनमेंट. ओके, एडेप्टेशन विल एनहांस इट. जो यूजफुल इनहेरिटेबल ट्रेट्स होते हैं, जो वेरिएशंस हम लोग लाते हैं, जो चेंजेस हमारे फॉर्म्स में आते हैं, जो फंक्शन और बिहेवियर हम लोग रखते हैं, ओके, दैट विल ऑल बी एडजस्टिंग एंड वी विल बी सक्सेसफुली सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन. ओके, देन एडेप्टेशंस भी दो तरीके के हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस and long term. Excuse me. So they could be short term or long term adaptations. Okay, like in short term adaptations हम लोगों ने सुना होगा hibernation. कुछ organisms जो होते हैं they went on to sleep for some months of the year, right? That's a kind of adaptation. ये मोस्ट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स लोग शो करते हैं और कुछ मैमल्स लोग भी ये शो कर सकते हैं. ओके, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस. ओके, देन लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस में जाएगा लाइक द क्लॉज ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स विच आर वेल एडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट्स. ओके, जो क्लॉ होते हैं बर्ड्स लोग के, लाइक जो बीक्स भी होते हैं कुछ बर्ड्स लोगों के, दे हैव सर्टन काइंड ऑफ एडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वो बर्ड्स लोगों को इफेक्टिव हो सकते हैं टू सर्वाइव.
Yes, so this is all about adaptations. The next characteristic that we have is healing and repair. Okay, तो इसमें क्या होता है, द लिविंग बींग्स विल बी एबल टू रिपेयर एंड हील द ब्रोकन एंड इंज्योर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी या सेल्स का, ठीक है। तो उसमें हम लोग अपने आप को रिपेयर कर पाते हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं, कभी वॉन्ड हो जाता है, कट लग जाता है, तो अपने आप को रिपेयर जो कर पाते हैं, दैट्स कॉल्ड हीलिंग एंड रिपेयर। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स। जहाँ पे इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सो ऑफ कोर्स देयर विल बी बाय प्रोडक्ट्स जनरेटेड, वेस्ट्स जनरेट होंगे, तो उनको सारे के सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं, दे आर एबल टू रेगुलरली डिस्पोज इट ऑफ आउट ऑफ द बॉडी। ओके, अनदर थिंग इज मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। दिस इज ऑल्सो एन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट शो कर पाते हैं, एंड द मूवमेंट कुड बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ओके, विजिबल एंड इनविजिबल। ओके, देयर कुड बी विजिबल मूवमेंट्स, देयर कुड बी इनविजिबल मूवमेंट्स। इनविजिबल मूवमेंट्स जो होते हैं, दे कैन नॉट बी परसीव्ड बाय एयर सेंसेस। ओके, और विजिबल मूवमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग अपने सेंसेस के द्वारा जज कर सकते हैं। लाइक इनविजिबल मूवमेंट्स दे विल बी टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे सेल्स के अंदर में मॉलिक्यूलर लेवल्स पे हो रहा है, दैट विल बी ऑल कंसिडर्ड एज इनविजिबल मूवमेंट्स। एंड विजिबल मूवमेंट्स हम अपने सेल्स के द्वारा परसीव कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, लाइक सेल्स, टिश्यूज और लेवल ऑर्गन लेवल्स पे हम लोग उसे जज कर सकते हैं। एंड प्लांट्स एंड सम एनिमल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट करते नहीं है, दे आर सेडेंटरी इन हैबिटेट, मतलब वो लोग फिक्स्ड रहते हैं एक ही जगह पे, एंड अदर्स आर देयर जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते रहते हैं। ओके, सो दैट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज लोकोमोशन हियर। ओके, सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज अनदर defining property. Next, there are more too, like the lifespan and death. Okay, these are also two important characteristics which the living organisms could show. Lifespan, हर एक इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है जरूर वो एक न एक दिन मरेगा, राइट। सो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज द लाइफ स्पैन। एंड हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। पहले होता है बर्थ, देन देयर विल बी ग्रोथ, बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, देन देयर विल बी मैच्योरिटी अटेंड, then reproduction will occur, and then senescence. Senescence is that phase where the organism goes on slowing its metabolism. Okay, metabolism slow hoga and ultimately it will lead to the death of the organism. Okay, so death का मतलब होता है the stoppage of various life activities by an individual. Okay, stopping all the life activities by an individual, which will be accompanied by increase in entropy, that will be called as death, and it could occur due to aging. Okay, aging की वजह से डेथ हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया सो डेथ हो सकता है, कोई डिजीज की वजह से डेथ हो सकता है। ओके, दिस कुड बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ डेथ। अनदर इम्पोर्टेंट रीजन कुड बी द प्रीडेशन। ओके, predation can lead to death in different organisms. So aging तो नॉर्मली हो जाता है ऑर्गेनिजम्स में, आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हम लोग अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद एजिंग होता है, और एजिंग से डेथ होता ही, ये नेचुरली ही होता है। ओके, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, लाइक द अमोइबा, बैक्टीरिया लोग कुछ ऐसे होते हैं जो डिवाइड कर जाते हैं, सिंपली एक से दो हो जाते हैं। ओके, सो इन दोज केसेस क्या होता है, एक फुल्ली ग्रोन अमोइबा या बैक्टीरियम अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स तो बना लिया, तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लॉस हो जाता है। दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सच ऑर्गेनिजम्स, बट दे हैव लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके,
तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल डेथ इज एब्सेंट इन सच ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ऑल इमोर्टल बोल के भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, सो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए इसे हम लोग मान सकते हैं, देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, they are evolving, and they are having self-regulatory interactive systems. They are capable of responding to external stimuli. They are sharing a common genetic material to varying degrees. Okay, and ये सारे भी जितने भी characteristics हमने discuss किए हैं, these are all considered to be, ये मान सकते हैं हम लोग कि जिसमें भी ये characteristics show होते हैं that will be called as living. जो ये characters show नहीं करेंगे उन्हें हम कहेंगे as the dead organisms, okay, or non-living organisms. So students, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए जो कि लिविंग को डिफाइन करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और हम लिविंग वर्ल्ड के डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स में जानेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड टेक्निक्स जानेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं इन द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, और ये सब कंटिन्यू करने के बाद हम लोग जानेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, what levels the organisms are classified, and then what are the different taxonomical aids, कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, तो उनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप लोग को सारे अपडेट्स जल्दी मिलते रहे, एंड I hope definitely this will help you for your preparations in NEET exams. Thank you all.